नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गजकेसरी बायो क्लासेस में। और हमने पिछली वीडियो में अस्टिलागो के बारे में चैप्टर को समझ लिया था। आज हमारा जो चैप्टर है ये है एगेरिकस का। ये बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी का चैप्टर है एगेरिकस के बारे में हम समझेंगे। इनके हेड नोट्स आपको हम प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि आप इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर सकें। तो अब शुरू करते हैं। एगेरिकस का दूसरा नाम क्या है? सैलियोटा, या इसे कहते हैं फाल्स मशरूम, या इसे कहते हैं गिल फंगस, या मशरूम कहते हैं, या फ्लैशी बेसिडियोमाइसिटीज़ कहते हैं, या इडेविल बेसिडियोमाइसिटीज़ कहते हैं, या फ्लैशी इडेविल बेसिडियोमाइसिटीज़ कहते हैं। ठीक है। इसके बाद इसका आता है क्लासिफिकेशन। माइसिटी, एमेस्टिगोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटाइना, होमो बेसिडियोमाइसिटिडी, एगेरिकैल्स, एगेरिकेसी, एगेरिसी, एगेरिकस। ठीक है। तो इस प्रकार इसका हो जाता है क्लासिफिकेशन कंप्लीट। अब आता है अक्रेंस में है एगेरिकस स्पीसीज ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स। यह होता है, यह अधिकतर छायादार मोस्ट शेडी ह्यूमस रिच सॉइल, जिस मिट्टी में सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा होती है उसे कहते हैं ह्यूमस रिच सॉइल में पाया जाता है। वास्तव में इसका पेरेंट माइसीलियम डाइकैरियोटिक होता है, अंडरग्राउंड होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप अम्ब्रेला लाइक एरियल बेसिडियोकार्प बनाता है, जैसे कि डायग्राम में हमने दिखाया हुआ है। डायग्राम में जो छतरी जैसा है अपर स्मूथ स्टेराइल सरफेस ऑफ पैलियम की है। इससे नीचे जो गिल्स जैसे दिखाई दे रहे हैं इन्हें गिल या रेमिली कहते हैं, जो फर्टाइल होते हैं। नीचे की तरफ इसमें एनुलस दिखाई दे रहा है, उसके नीचे स्टेराइल स्टीप दिखाई दे रहा है, और ये सबस्ट्रेटम है। सबस्ट्रेटम के नीचे जो दिखाई दे रहा है राइजोमॉर्फ होते हैं। ये अंडरग्राउंड सेप्टेट कैरियोटिक माइसीलियम राइजोमॉर्फ। ठीक है। तो माइसीलियम के बारे में समझ लेते हैं। एगेरिकस स्पीसीज के लाइफ साइकिल में दो प्रकार की माइसीलिया पाए जाते हैं, प्राइमरी या मोनोकैरियोटिक माइसीलिया। यह माइसीलियम प्लस माइनस बेसिडियोस्पोर्स के अलग अलग जर्मिनेशन बनता है। स्पष्ट है कि ये हेटेरोथैलाई होता है। ये माइसीलियम सेप्टेट मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड परंतु शॉर्ट लिव्ड होता है। इसका डायग्राम ये रहा। डाइकैरियोटिक तथा सेकेंडरी माइसीलियम में देख लेते हैं क्या लिखा है कि यह माइसीलियम प्राइमरी माइसीलियम के डाइकैरियोटाइजेशन के फलस्वरूप बनता है। ये माइसीलियम सेप्टेट मल्टीसेलुलर अपेक्षाकृत अधिक ब्रांच्ड, अधिक फैला हुआ और लॉन्ग लिव्ड होता है। इसका डायग्राम ये रहा। ठीक है। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेकेंडरी माइसीलियम द्वारा होता है। दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें एगेरिकस स्पीसीज के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत रेयर रिपोर्ट है, मतलब बहुत कम देखने को मिलती है। कभी कभी अंडरग्राउंड सेकेंडरी माइसीलियम की कुछ सेल्स कुछ विशेष परिस्थितियों में गोल या अंडाकार, कैसी गोल या अंडाकार तथा थिक बार्ड होकर क्लेमाइडोस्पोर बनाती हैं। ठीक है। क्लेमाइडोस्पोर बन गया। प्रत्येक क्लेमाइडोस्पोर सुटेबल कंडीशन में जर्मिनेट करके डायरेक्टली एक नया डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण करते हैं। अब आता है इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? यद्यपि एगेरिकस स्पीसीज परफेक्ट फंजाई है परंतु इसमें स्पष्ट सेक्स ऑर्गन का पूर्ण अभाव होता है। इस केस में सेक्स ऑर्गन का रोल या फंक्शन प्लस माइनस प्राइमरी माइसीलिया प्ले करते हैं। ठीक है। इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्रिया का वर्णन निम्न प्रकार है। किस प्रकार है देखिए। तो पहला हेडिंग आता है प्लाज्मोगेमी या सोमेटोगेमी या सोमेटोगेमस कॉपुलेशन।
या डाइकैरियोटाइजेशन। तो ये हम इस तरह से नामों से हम जानते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं, जैसे चित्र से स्पष्ट है। चित्र में क्या दिखाया गया है कि ये माइसीलियम है। माइसीलियम जर्मिनेटिंग बेसिडियोस्पोर्स हैं। ये मोनोकैरियोटिक और प्राइमरी माइसीलियम है, जो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और कांटेक्ट में आने के बाद ये फ्यूज़ हो जाते हैं और डाइकैरियोटिक सेल्स का या डाइकैरियन का निर्माण करते हैं। लिखा क्या है, ये एक ही सबस्ट्रेटम पर गिरे हुए प्लस माइनस बेसिडियोस्पोर्स डायरेक्ट जर्मिनेटिंग द्वारा प्लस माइनस प्राइमरी माइसीलिया बनाते हैं। ये माइसीलिया के हाइफी एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ते हुए फलतः ये कभी कहीं पर एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट पॉइंट पर प्लस माइनस सेल्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं। प्लाज्मोगैमी तथा कैरियोटाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार यहाँ पे प्लाज्मोगैमी और कैरियोटाइजेशन क्रिया संपन्न हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ नॉन कैरियो डाइकैरियोटिक माइसीलियम। तो हेडिंग अगला है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू डाइकैरियोटिक माइसीलियम। इसमें क्या लिखा है, डाइकैरियोटाइजेशन के फलस्वरूप बने डाइकैरियोटिक सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड या ब्रांचिंग एक नया डाइकैरियोटिक ब्रांचिंग होती है, एक नया डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनाती हैं तथा साथ ही साथ प्राइमरी माइसीलियम नष्ट हो जाता है। तो प्राइमरी नष्ट हो जाता है, सेकेंडरी बचेगा। अब आता है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या लिखा है, प्लाज्मोगैमी तथा कैरियोगैमी के मध्य बहुत लंबा टाइम इंटरवल या गैप होता है, बहुत लंबा टाइम होता है, तब जाके कैरियोगैमी होती है। अतः एगेरिकस स्पीशीज में भी कैरियोगैमी बहुत लेट स्टेज पर होती है। वास्तव में ये क्रिया यंग बेसिडियो कार्प के यंग बेसिडिया के एपेक्स पर होती है। इसके फलस्वरूप एक सिंकैरियन बनता है। ठीक है, सिंकैरियन इसमें बनता है। अब ये डायग्राम देख लीजिए। इन डायग्राम में देखो क्या दिखाया गया है, ये देख लेते हैं। डायग्राम में दिखाया गया है कि डेवलपिंग ऑफ बेसिडियो कार्प, मियोसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स। अच्छा, ये आगे का है। ऊपर क्या दिखाया गया है कि डेवलपिंग जो बेसिडियम है, नोलो बेसिडियम है, जिसमें डाइकैरियन है। डाइकैरियन आपस में फ्यूज कर जाएंगे और सिंकैरियन का निर्माण करेंगे। कैरियोगैमी कंप्लीट हो गई, यंग है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। इसमें जो मियोसिस होती है, मियोसिस द्वारा होलो बेसिडियम में स्टिग्मा बनता है और इसमें बेसिडियो कार्प ऊपर की तरफ प्लस माइनस बेसिडियो कार्प बन जाते हैं। स्टिग्मा के ऊपर जो वाटर ड्रॉपलेट होती हैं, फ्री बेसिडियोस्पोर्स। अच्छा, ये वाटर ड्रॉपलेट और ये फ्री बेसिडियोस्पोर्स दिखाई गई हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सिंकैरियन मियोसिस द्वारा 4 हैप्लॉइड 2+2- न्यूक्लियाई बनते हैं। इसके साथ साथ बेसिडियम के एपेक्स से 4 छोटे छोटे पैग या खूंटी लाइक स्टेरिग्मा खूंटी लाइक क्या बनते हैं, स्टेरिग्मा, ये जो बने हुए हैं स्टेरिग्मा बने हुए हैं। ठीक है, ये स्टेरिग्मा है, स्टेरिग्मा बनते हैं। परंतु एविस्पोरा में 2 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, प्रत्येक के एपेक्स पर केवल 1+1- बेसिडियोस्पोर्स बनता है। प्रत्येक बेसिडियोस्पोर एक यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट हैप्लॉइड या तो प्लस होगा या माइनस होगा। एक्सोजेनस रचना होती है। एक्सोजेनस मतलब बाहर की ओर, तो बाहर की तरफ निकले हुए बाहर की ओर। डिस्पर्सल कैसे होता है बेसिडियोस्पोर्स का, वो देख लेते हैं। बेसिडियोस्पोर के मेच्योर होने के साथ साथ ही प्रत्येक के लोअर एंड पर बहुत सूक्ष्म वाटर ड्रॉपलेट प्रकट होती है, जो धीरे धीरे साइज में बढ़ती है और इसके एक निश्चित सीमा तक पहुंचने के साथ साथ बेसिडियोस्पोर तेजी से स्टोमा में से अलग हो जाता है और एक निश्चित रास्ते में नीचे की ओर डिस्पर्स हो जाता है, जिसे हवा के झोंकों के अंदर तक बिखरते हैं। बेसिडियोस्पोर्स के इस तरह स्टिग्मा अलग होकर डिस्पर्स होने की क्रिया को वाटर ड्रॉपलेट डिस्पर्सल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वाटर ड्रॉपलेट
डिस्पर्सल कहते हैं तथा स्पोर्स जिस पथ से नीचे की ओर गिरता है उसे स्पोर बोला कहते हैं। स्पोर बोला जिस पथ से गिरता है उसे स्पोर बोला कहते हैं। अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियो कार्प। बेसिडियो कार्प का किस प्रकार डेवलपमेंट होता है, ये डायग्राम्स हैं जो आपको बनाने हैं रजिस्टर पर, ये बना लेना। ये माइसिलियम दिखाया गया है, सबस्ट्रेटम दिखाया गया है, सबस्ट्रेटम के नीचे सेकेंडरी माइसिलियम दिखाया गया है, हाइफी नोट मिल्क वाइट एंड माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, ये इसका नाम है। इसके बाद क्या बनता है, वेरी यंग बेसिडियो कार्प बनता है, इसमें से निकल कर आता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद ये वाली स्ट्रक्चर बनती है। इसमें क्या बनता है, फर्दर डेवलपमेंट होता है, फ्यूचर पेलियस बनता है, जो फ्यूचर में पेलियस बनेगा वो बनेगा। इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें बीच में, और ये फर्दर फ्यूचर टाइप है, ठीक है। तो इस प्रकार इसके इधर को देखिए, अपीयरेंस ऑफ प्री लैमिलर गिल्स, गैमुलर लिम्स का अपीयरेंस होने लगा, डेवलपिंग गिल्स बनने लगे इसमें, और पैराइटल वेल बनने दे तथा वेलम बनने लगा इसमें, प्री लैमिलर या फिर कहते चैम्प बॉक्स बनने लगे इसके अंदर। और ये ऊपर की तरफ क्या है, पाइलियस है, वाला पाइलियस है, ऊपर वाला पाइलियस है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको, उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है, पूरी तरह से इसमें एगेरिकस का निर्माण हो जाता है। तो ये आपकी डायग्राम्स हैं कुछ, ये बनाने हैं। इसके बाद आप इसमें लिखना शुरू करना रजिस्टर पे, मैं आपको पढ़कर बताता जाता हूँ, बोलता चला जाता हूँ, जिससे आप रजिस्टर पे लिखना शुरू करें। देखिए, बेसिडियो कार्प का डेवलपमेंट हमेशा अंडरग्राउंड डाइकैरियोटिक माइसिलियम से बहुत उपयुक्त या सुटेबल कंडीशन में होता है। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, कहीं कहीं इस माइसिलियम के हाइफी पास आपस में पूरी तरह उलझकर जगह जगह कुछ बहुत छोटी मिल्की वाइट माइक्रोस्कोपिक हाइफी नोट बना लेते हैं। धीरे धीरे प्रत्येक नोट साइज में बढ़ते हुए एक दूधिया मिल्की एरियल रचना के रूप में बाहर निकलती हैं। एरियल रचना के रूप में धीरे धीरे ये रचना साइज में और इनमें एपेक्स ऊपर की ओर एक हल्का संकुचन कंस्ट्रक्शन दिखाई देता लगता है। वास्तव में ये आगे चलकर संकुचन के ऊपर का भाग पैलियस तथा नीचे का भाग स्टाइप बनाता है। ऊपर का भाग पैलियस और नीचे का भाग स्टाइप बनाता है, जैसे डायग्राम में हमने देखा था। इसके बाद संकुचन के क्षेत्र से थोड़ा ऊपर की ओर एक रिंग लाइक प्री लैमिलर बनता है। साथ ही साथ चैम्बर के रूप से अनेक गिल्स डेवलप्ड होने लगते हैं। इसी स्टेज को बटन स्टेज कहते हैं, जो खाने के लिए आइडियल स्टेज मानी जाती है। बटन स्टेज जो बनती है वो आइडियल स्टेज होती है, और ये खाने के लिए आइडियल स्टेज मानी जाती है। धीरे धीरे गिल्स मैच्योर होने लगते हैं और पाइलस बहुत तेज़ी से फैलने लगता है। इस तनाव के कारण प्री लैमिलर चैम्बर को बाहर से धकेलने वाली मेम्ब्रेन पैराइटल वेल स्वतः फट जाती है। यद्यपि इसका शेष भाग टूटकर नष्ट हो जाता है, परंतु इसका एक अवशेष मेचर बेसिडियो कार्प के स्टाइप पर एन्युलस के रूप में दिखाई देता है। एन्युलस के रूप में दिखाई देता है। पैराइटल वेल फटने के बाद बेसिडियो कार्प एक छतरी जैसी रचना के रूप में दिखाई देने लगती है। अब स्ट्रक्चर ऑफ मेचर बेसिडियो कार्प का स्ट्रक्चर का हम अध्ययन कर लेते हैं। चित्र ए से स्पष्ट है कि मेचर बेसिडियो कार्प में निम्न दो प्रमुख भाग बनते हैं, स्टाइप बनता है और पेलियस बनता है। स्टाइप ये बेसिडियो कार्प का लोअर स्टेराइल सिलेंड्रिकल स्टॉक लाइक संरचना होती है। ये इसकी बाहरी भाग स्यूडो पेरेन्काइमेटस
तथा मध्य का भाग खोखला होता है। दूसरा आता है पेलियस। ये स्टेप्स के एपेक्स पर स्थित कैप लाइक स्टेराइल पार्ट होता है। इसका अपर सरफेस स्मूथ तथा स्टेराइल होता है, परंतु लोअर सरफेस पर अनेक रेडिएटिंग गिल्स पाए जाते हैं। अब आता है फुल लेंथ। अब आती है फुल लेंथ गिल के बारे में पढ़ते हैं। ये गिल्स पेलियस के केंद्र से लेकर बाहर किनारे तक फैले रहते हैं, इन्हें फुल लेंथ गिल कहते हैं। हाफ लेंथ गिल्स जो होते हैं, ये गिल्स पेलियस के बाहरी किनारे से लेकर केंद्र के बीच की आधी दूरी तक फैले रहते हैं, इन्हें क्वार्टर लेंथ गिल्स कहे जाते हैं। ये गिल्स प्रत्येक फुल लेंथ तथा हाफ लेंथ गिल्स के मध्य स्थित होते हैं और पेलियस के किनारे से लेकर केंद्र के बीच की दूरी के केवल चौथाई भाग तक ही ये फैला रहता है। इसे क्वार्टर लेंथ गिल्स कहते हैं। जैसे कि फुल लेंथ गिल्स का डायग्राम ये रहा, क्वार्टर लेंथ गिल्स का डायग्राम ये रहा और हाफ लेंथ गिल्स का डायग्राम ये रहा। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स। चित्र से स्पष्ट है कि मेजर गिल्स के टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन में निम्नलिखित संरचनाएं दिखाई देती हैं। कौन कौन सी संरचनाएं दिखाई देती हैं ये तो आप इसमें देख लीजिए। गिल्स के टीएस में बेसिडियोस्पोर्स दिखाई देते हैं, स्टिग्मा दिखाई देते हैं, स्टिग्मा के ऊपर बेसिडियोस्पोर्स लगे हुए हैं, होलो बेसिडिया दिखाई देते हैं, होलो ग्रीन कलर के जो होलो बेसिडिया ये दिखाई देते हैं, पैराफाइसिस दिखाई देते हैं और सब हाइमीनियम दिखाई देता है, जो ब्लू रंग का दिखाया गया है ये वाला सब हाइमीनियम या हाइपोथीसियम जिसे कहते हैं। और ये ट्रामा होता है, ये बीच का ट्रामा कहलाता है। इतना जो भाग है, ये वाला जो भाग है ये कहलाता है हाइमीनियम या थीसियम। ठीक है। अब ये पार्ट ऑफ फर्स्ट मैग्नीफाइड द्वारा अब मैग्नीफाइड कर दिया से तो हाइमीनियम कैसे दिखाई देगा, बेसिडियोस्पोर्स ये रहे बेसिडियोस्पोर्स, स्टिग्मेटा ये रहे स्टिग्मेटा, होलो बेसिडियम ये रहे, पैराफाइसिस इसके पास हैं, पैराफाइसिस ये पास में हैं। ओके। इसके नीचे जो दो लेयर्स जो ब्लू रंग की जो लेयर्स दिखाई दे रही थी वो सब हाइमीनियम थी, यहाँ पर सब हाइमीनियम, यहाँ पर है सब हाइपोथीसियम। उसके नीचे ये ट्रामा है और ट्रामा यहाँ पे येलो कलर का दिखाई गया है, यहाँ पे ट्रामा दिखाया गया है। ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया, इसे मैग्नीफाई करके देख लिया। अब इसके बारे में हम मैग्नीफाई करके पढ़ लेंगे। हाइमीनियम या थीसियम, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि गिल्स के दोनों फ्लैट साइड्स तथा फ्री मार्जिन पर अनेक घने क्लब शेप्ड फर्टाइल बेसिडिया या स्टेराइल पैराफाइसिस की आपस में मिली जुली इंटरमिक्स्ड या मिक्स्ड लेयर होती है, जिसे हाइमीनियम या थीसियम कहते हैं। ठीक है। प्रत्येक बेसिडियम के एपेक्स पर 4 खूंटी जैसी स्टिग्मेटा होती हैं, परंतु एबिस्पेरा में केवल 2 स्टिग्मेटा होते हैं, केवल 2। किसमें? एबिस्पेरा में। प्रत्येक स्टिग्मा के एपेक्स पर एक यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट, एक्सोजेनस बेसिडियोस्पोर्स बनता है, जो मेचर होकर वाटर ड्रॉपलेट मेथड द्वारा डिस्पर्स हो जाते हैं। अब आता है दूसरा हेडिंग, सब हाइमीनियम या हाइपोथीसियम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हाइमीनियम के ठीक नीचे स्थित ये एक सीडोपेरेन्काइमेटस डेंस हाइफामेट होता है, जिसे सब हाइमीनियम या हाइपोथीसियम कहते हैं। ट्रामा। प्रत्येक गिल्स का अधिकांश सेंट्रल पार्ट हाइफी के एक लूज नेटवर्क से बना होता है, जिसे ट्रामा कहते हैं।
जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स, विंड द्वारा डिस्पर्स्ड प्लस तथा माइनस बेसिडियोस्पोर्स फेवरेबल कंडीशन पाकर डायरेक्ट जर्मिनेशन ट्यूब द्वारा अंकुरित होते हैं। धीरे धीरे यही अंकुरण नलिकाएं तथा जर्म ट्यूब ग्रोथ सेप्टेशन तथा ब्रांचिंग द्वारा नए नए प्लस माइनस मोनोकैरियोटिक माइसीलिया बनाती हैं। नेक्स्ट आता है हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ डाइकैरियोटिक माइसीलियम। प्लस माइनस प्राइमरी माइसीलिया के हाइफी कहीं कहीं आपस में सोमेटोगेमी या डाइकैरियोटिक सेल्स बनाते हैं। यही डाइकैरियोटिक सेल्स रैपिड ग्रोथ या रिपीटिशन या और ब्रांचिंग द्वारा नए डाइकैरियोटिक माइसीलिया बनाकर लाइफ साइकिल को पूर्वतः रिपीट करते हैं। इसके बाद आता है फेयरी रिंग्स। फेयरी रिंग्स क्या होते हैं? ग्रासेस ऑफ नॉर्मल ग्रोथ, बेसिडियोकार्प ग्रास ऑफ एबनॉर्मल ग्रोथ, ग्रास विद वेरी पुअर ग्रोथ, ग्रास ऑफ नॉर्मल ग्रोथ। चलो हटो। कभी कभी एगेरिकस के बेसिडियोकार्प्स रिंग्स में ग्रो करते पाए जाते हैं। किसमें? रिंग में ग्रो करते पाए जाते हैं। एक पुराने अंधविश्वासी मत के अनुसार अकॉर्डिंग टू द सुपरस्टिटियस व्यू के अनुसार ये रचनाएं अंधेरे में नाचने वाली डिवाइन्स डांसर्स या फेयरीज के डांसिंग पथ पर ग्रो करती हैं, इसलिए इन्हें फेयरी रिंग्स कहते हैं। परंतु वास्तव में वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार एक फेयरी रिंग्स की रचना निम्नलिखित होती है। बेसिडियोकार्प की रिंग की ठीक अंदर एक्सेस ग्रोथ वाली घासों की एक रिंग होती है। एक्सेस ग्रोथ वाली घासों की एक रिंग होती है जो माइसीलियम द्वारा बेसिडियोकार्प के पास लाए गए पोषक पदार्थ लेकर बहुत बड़ी हो जाती हैं। इसके ठीक अंदर की ओर बहुत पुअर ग्रोथ वाली ग्रासेस एक दूसरी रिंग होती है। इसकी यह पुअर ग्रोथ मिट्टी में उपस्थित सारा पोषक पदार्थ एब्जॉर्ब कर लेने के कारण होती है। इस रिंग के अंदर की ओर केंद्र में नॉर्मल ग्रोथ के ग्रासेस के रिंग होती है और जो जैसा चित्र से स्पष्ट है। वास्तव में माइसीलियम की ग्रोथ इसी के ठीक नीचे सॉइल के अंदर चारों ओर गोलाई में प्रारंभ होती है। इसके कारण प्रारंभ में ये ग्रास की ग्रोथ बहुत पुअर होती है। इसके बाद मिट्टी में पोषक पदार्थ नगण्य रह जाने के कारण माइसीलियम एक तरफ केंद्र से नष्ट होने लगता है और बाहर की ओर तेजी से गोलाई में फैलने लगता है। फलतः इस क्षेत्र की घन से माइसीलियम नष्ट हो जाता है। हो जाने के बाद धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। अब आता है क्लैंप कनेक्शन। क्लैंप कनेक्शन क्या चीज़ है? डायग्राम में देख लो। पहले तो डायग्राम बना हुआ ही है। ये पेरेंट सेल्स हैं जिसमें फॉर्मेशन ऑफ यंग या ट्यूबुलर आउटग्रोथ होती है। आउटग्रोथ हो गई। इसमें कंजुगेट डेवलपमेंट इन डाइकैरियन फर्दर डेवलपमेंट ये सब होता है, ये बनता है। इसके बाद ये बनता है डायग्राम। इसमें क्या है कि अपीयरेंस ऑफ सेप्टेट ऑफ द बेसिस ऑफ क्लैम्ब एंड मिडल ऑफ पेरेंटल सेल्स। सही है, तो क्लैम्प बन जाएगा मध्य में। प्लेन क्लैम्प बन गया। देखिए दोनों क्लैम्प के बेस पर
एक सेपरेट बन जाता है और मिडल द पेरेंट सेल के मध्य में क्लैम्प बन जाता है। दोनों दोनों क्लैम्प बन गया तो डाइकैरियोटिक सेल्स बन गई, मोनोकैरियोटिक सेल्स बन गई। ठीक है, एक तो डाइकैरियोटिक सेल्स इधर वाली और मोनोकैरियोटिक इधर वाली, दोनों सेल्स बन गई। इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ क्लैम्प्स होता है विद मोनोकैरियोटिक सेल्स। मोनोकैरियोटिक सेल्स के साथ क्लैम्प्स का फ्यूज़न हो जाता है। देखिए फ्यूज़न हो रहा है और फ्यूज़न होने के बाद क्या बन रहा है, डॉटर डाइकैरियोटिक सेल्स बन रही है। डॉटर डाइकैरियोटिक सेल्स का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब इसमें जो लिखना है वो देख लेते हैं। क्या लिखना है, कुछ बेसिडियोमाइसिटीज में डाइकैरियोटिक सेल्स एक विचित्र प्रकार के ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं जिसका विवरण निम्नलिखित है। कैसा है, जैसा कि चित्र से स्पष्ट डिवीजन डिवाइडिंग डाइकैरियोटिक सेल्स के बीच से एक तिरछी ट्यूबुलर संरचना निकलती है जिसे क्लैम्प कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे क्लैम्प कहते हैं। डाइकैरियन का एक न्यूक्लियस क्लैम्प के बेस में तथा दूसरा उसके बाद दोनों न्यूक्लियाई में कंजुगेट माइटोसिस होती है, कंजुगेट होते हैं और माइटोसिस होती है, जिसके फलस्वरूप बने हुए न्यूक्लियाई में से एक डाइकैरियन पेरेंट सेल से एक भाग में स्थित होता है और ये न्यूक्लियस डिवाइडिंग सेल्स के दूसरे सिरे की ओर अकेले स्थित होता है और चौथा न्यूक्लियस क्लैम्प के अंदर स्थित होता है। धीरे धीरे क्लैम्प भी ग्रो करके एक ट्यूबुलर एंडिंग साइफन का रूप ले लेता है, पेरेंट सेल्स के उस भाग से फ्यूज करता है जिसे सिंगल न्यूक्लियर पहले से उपस्थित था, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। क्लैम्प के बेस पर एक ट्रांसवर्स सेप्टम बनता है और साथ ही पेरेंट सेल्स एक ट्रांसवर्स वाल्व द्वारा एक डाइकैरियोटिक तथा एक मोनोकैरियोटिक सेल्स में डिवाइड हो जाती है, जैसे कि पहले वाले में हमने बताई थी। अंत में क्लैम्प का एपेक्स मोनोकैरियोटिक सेल से फ्यूज़ हो जाता है। ये फ्यूज़ हो गया, यहाँ पर फ्यूज़ हो गया हो जाता है जिससे इसका न्यूक्लियस मोनोकैरियोटिक सेल्स में जाकर उसे भी डाइकैरियोटिक तथा बना देता है। अब इसे जो न्यूक्लियस था इसमें आ गया और इसमें आने के बाद ये भी डाइकैरियोटिक बन गई, ये मोनोकैरियोटिक थी और ये तो डाइकैरियोटिक पहले से ही थी, बना देता है। इस प्रकार डाइकैरियोटिक सेल्स के दो डाइकैरियोटिक सेल्स बन जाते हैं। अब इसमें कैसे कितने बन जाते हैं, दो डाइकैरियोटिक सेल्स का निर्माण हो जाता है। अब इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या लिखा हुआ है कि एगैरिकस को निम्नलिखित स्पीसीज़ के बेसिडियो कार्प बटन स्टेज पर सब्जियों और सूप्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि कौन कौन सी स्पीसीज़ हैं, एगैरिकस विस्पेरा, एगैरिकस आर्वेंसिस, एगैरिकस बिट्टोरकस, एगैरिकस रॉडमैनी। तो ये जो स्पीसीज़ हैं इनके सब्जियों में और सूप में इनके बटन जो बेसिडियो बटन काप जो बटन शेप्ड होते हैं स्टेज में होते हैं उनका यूज़ होता है। यद्यपि उपरोक्त सभी स्पीसीज़ खाने के लिए कल्टीवेट की जाती हैं, उगाई जाती हैं, परंतु इनमें से सर्वाधिक पॉपुलर कौन सी है, एगैरिकस विस्पेरा है, जिसे वाइट मशरूम कहते हैं। इसके साथ ही एगैरिकस कम्पेस्टिस भी एक एडिबल स्पीसीज़ है, इसे फील्ड मशरूम कहते हैं। एगैरिकस कम्पेस्टिस को फील्ड मशरूम कहते हैं, ठीक है, और एगैरिकस विस्पेरा को वाइट मशरूम कहते हैं, जो मार्केट में हमें देखने को मिलती है। ये फंगस बहुत ही पौष्टिक होते हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन का परसेंटेज मीट और फिश के करीब लगभग बराबर होता है। इसके अतिरिक्त इसमें कई प्रकार के मिनरल्स तथा विटामिन भी पाए जाते हैं। इसकी निम्नलिखित स्पीसीज पॉइजनस रिपोर्ट की गई हैं। कौन कौन सी, एगैरिकस सिल्विकोला ये पॉइजनस होती है और एक है एगैरिकस ज़ैंथोडर्मस, ये भी पॉइजनस है, इसलिए इसके बेसिडियो कार्प खरीदते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।
सही है, बहुत सी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कहीं एगेरिकस सिल्वीकोला ना आ जाए, बेसिडोकार्प ना आ जाए, या फिर एगेरिकस जैंथोडर्मिस का बेसिडोकार्प ना आ जाए, इसलिए ये सावधानी बरतनी चाहिए। इसके बाद साथ ही साथ आज का जो वीडियो है हमारा समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आती हो, लाइक करिए, शेयर करिए अपने साथियों के साथ, और इसे पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ ही आप बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपके नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। जैसे ही हम आपको वीडियो डालेंगे आप नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप हमारी वीडियो को लगातार देखते रहेंगे और अपने नोट्स की तैयारी कर लेंगे, बना लेंगे नोट्स। जो बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी के नोट्स आपके बिल्कुल कंप्लीट चकाचक तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये बीएससी फर्स्ट ईयर के का बॉटनी का सिलेबस पढ़ा रहे हैं। इसके हेड राइटिंग नोट्स दे रहे हैं आपको, और लगातार फटाफट जल्दी जल्दी बनाते चलिए और अपना तैयारी कर लीजिए रजिस्टर की। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे पक्सिनिया ग्रैमिनेस चैप्टर लेकर आएंगे, पक्सिनिया ग्रैमिनेस का। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।